हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल डेयरिंग डू स्कॉलर्स पर। और आज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं आपको जॉली और टीटू का एक किस्सा सुना देता हूं और उस किस्से से ही आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो एक बार जॉली और टीटू के गांव में मेला लगा और दोनों मित्रों ने डिसाइड करा कि आओ मेला देखने चलते हैं। अब मेला जाना था तो कुछ पैसे चाहिए। दोनों अपने अपने पेरेंट्स के पास गए। जॉली ने अपने पिता से कहा कि पिताजी कुछ पैसे दे दो मेले जाने के लिए। टीटू ने भी अपने पिताजी से कहा। तो जॉली के पिताजी ने 50 रुपए दे दिए, टीटू के पिताजी ने भी 50 रुपए दे दिए। कुल मिला के दोनों के पास 100 रुपए हो गए। फिर वो चले गए भाई मेला देखने। कहाँ चले गए? मेला देखने। अब देखा मेले में बहुत बड़े बड़े झूले हैं, बहुत सारी स्टॉल्स हैं। कहीं गोलगप्पे बिक रहे हैं, कहीं बंदूक से गुब्बारों पे निशाना लगाया जा रहा है, कहीं बंदर का खेल हो रहा है और अजीब अजीब गोल गोल घूमने वाले झूले। तो जॉली ने डिसाइड किया कि वो झूला झूलेगा। उसे झूला झूलने का बड़ा शौक था। कौन सा झूला? वो जो बड़ा सा व्हील होता है ना, जायंट व्हील बोलते हैं, बहुत बड़ा था। उसमें बैठने में कई बार डर भी लगता है बच्चों को। लेकिन टीटू ने डिसाइड किया कि वो बंदूक लेके गुब्बारों पे निशाने लगाएगा। तो चलो भाई, इन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया। तो जॉली ने क्या डिसाइड किया साहब? जॉली ने डिसाइड किया बैलून, नहीं झूला। जॉली को तो झूला पसंद है भाई। टीटू ने क्या डिसाइड किया? बैलून। जॉली ने झूले वाले से रेट पूछे। उसने कहा साहब 10 रुपए एक बार की सवारी का, 10 रुपया। टीटू ने बैलून वाले से रेट पूछे। उसने कहा साहब 5 रुपए का रेट है, 5 रुपए में 5 बार मौका मिलेगा। तो टीटू ने कहा जॉली से कि साहब ये सस्ता काम है मेरा, तो मैं तुझसे दुगनी बार बैलून फोड़ूंगा। तो जॉली बोला चल ठीक है यार, तू सही कह रहा, तेरा 5 रुपए का काम है, मेरा 10 रुपए का काम है, तू मुझसे दुगनी बार इस काम को करेगा। ये उन्होंने डिसाइड करा कि सारे पैसे हम बैलून फोड़ने में और झूला झूलने में लगा देंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं साहब। चलो बात पक्की हो गई। लेकिन अब दोनों की खोपड़ी घूमी। जॉली ने कहा मैं कितनी बार झूला झूलूं, टीटू ने कहा मैं कितनी बार गुब्बारे फोड़ूं, कितने चांस लूं। अपनी खोपड़ी वो खुजा रहे थे। इतनी देर में एक हाई स्कूल पास करा हुआ एक लड़का आया जिसने बोर्ड के एग्जाम दिए थे ताजे ताजे, और उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर था। ताजे ताजे बोर्ड के एग्जाम दिए थे, कॉलर खड़ा करके मेले में घूम रहा था, सीना तान के, जैसे भाई साहब हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम ना दिए हों, सीधे IIT क्लियर कर लिया हो। अगर कॉन्फिडेंस से हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम दे दो तो भी IIT JEE से कम नहीं है। तो हर एग्जाम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो वो लड़का भाई कॉलर खड़ा करके इनके पास आया, कह रहा भाई आप लोगों को क्या परेशानी है, आप लोग खोपड़ी क्यों खुजा रहे हो? तो इन दोनों ने उसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा साहब ये समस्या कोई समस्या नहीं है, मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ रखा है, मैं आपकी समस्या सुलझा दूंगा। ये एक छोटी सी पहेली है। मैं जॉली और टीटू बोले भाई तुझने क्या पढ़ रखा है मुझे मतलब नहीं, तू हमारी समस्या सुलझा दे। तो उस लड़के ने पूछा आपके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा 100 रुपए हैं हम दोनों के 100 रुपए हैं, इसके पास 50, मेरे पास 50, टोटल 100। तो उसने हिसाब लगाया कि मान लो जॉली ने X बार झूला झूला, मान लो जॉली ने X बार झूला झूला, टीटू ने Y बार बैलून फोड़े। तो उसने क्या करा कि साहब जॉली अगर X बार झूला झूलता है और 10 रुपए है एक बार की चांस का, तो जॉली ने जो टोटल पैसा खर्चा झूला झूलने में वो है 10x। ठीक है, मान लो इसने 3 बार झूला झूला तो कितना खर्चा? 10 इंटू 3 यानी 30 रुपीज, 30 रुपए। फिर प्लस
भाई उसने ये इक्वेशन बनाई। T2 ने y टाइम्स बैलून फोड़े और एक बार का है 5 रुपए, तो T2 ने कितना खर्चा करा 5y। टोटल पैसे कितने हैं उनके पास 100। क्या साहब एक्स वाई निकाल लो, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो लेकिन लड़का बोला साहब अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब लड़का खोपड़ी खुजाने लगा, ये तो एक ही इक्वेशन है, तभी तो चैप्टर का नाम है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर, दो इक्वेशन चाहिए। अब लड़के ने कहा साहब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी। तो T2 बोला भाई तू एक इक्वेशन बना या दो इक्वेशन, लेकिन हमने ये डिसाइड कर रखा है मैं जितनी बार बैलून फोड़ूंगा मेरी चांस जॉली से डबल होगी, क्योंकि जॉली का खर्चा ज्यादा है, उससे डबल फोड़ूंगा। जॉली अगर 3 चांस लेता है तो मैं 6 चांस लूंगा। बस वो लड़का बात पकड़ ली उसने, कह रहा साहब अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी y इक्वल टू 2x। जॉली की जो नंबर ऑफ चांस हैं ये बराबर होगा 2 इंटू नंबर ऑफ T2 की जो नंबर ऑफ चांस हैं ये बराबर होगा 2 इंटू नंबर ऑफ चांस ऑफ जॉली। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन गए। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म क्या होती है। अब आप सोच रहे हो कि सर तो जर्नल फॉर्म पे आ गए, जॉली और T2 की समस्या तो अपनी जगह कायम है, इसे अभी कायम रहने दो, हैं लड़के को भी आराम करने दो, हैं लड़का पानी वानी पी रहा, हम कुछ और बातें करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax1 प्लस ax by प्लस सी इक्वल टू 0। यह होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन से हैं, x और y, और इसे लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक लाइन की इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को x y ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन आएगी, इसलिए यह कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो है ना, x और y दो वेरिएबल। एक कंडीशन बहुत जरूरी है साहब, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a क्या है, x का कांस्टेंट, b क्या है, y का कांस्टेंट। c की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे ये इक्वेशन बन सकती है 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी हो सकती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। यहां c 0 है, 10 है ही नहीं साहब, क्योंकि c की वैल्यू 0 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। इसमें a क्या है 2, अगर इसकी बात करें तो a है 2 और b है 3 और c है 10। a है 2, b है 3, c है 10। इसकी बात करें तो a है 2, b है 3 और c है 0। आ गई बात समझ में, आ गई सर, बहुत अच्छे से आ गई। और चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहले आप इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो, 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज कर लो। स्क्रीन पॉज करके करना, ठीक है, मैं फिर इसे रब कर रहा हूं 1 2। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, मैं रब कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जब पेयर शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब T2 और जॉली की समस्या को अभी यहीं थामे रखो, होल्ड करके रखो। तो जब हम पेयर की बात करते हैं तो जर्नल इक्वेशन बनती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0,
ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ये पेयर की बात क्यों की जाती है भाई? दो इक्वेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है, ध्यान से सुनना है ना, और याद रखना, दो इक्वेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। कौन से दो वेरिएबल? एक्स और वाई। तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन दो चाहिए, एक इक्वेशन से काम नहीं होगा। अब आप देखो टीटू और जॉली के एग्जाम्पल में, जब वो लड़का हाई स्कूल पास लड़का जो कॉलर खड़ा करके आया था, एक इक्वेशन जब उससे बन गई तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, उसका खोपड़ी घूमने लगी। जब टीटू ने बात बताई, दूसरी अपनी शर्त बताई, तब उससे दूसरी इक्वेशन बनी, और दो इक्वेशन बनते ही लड़के में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अब वो इस पहली को सुलझा लेगा। देखो कैसे, देखो कैसे, y इक्वल है 2x, y इक्वल टू 2x, y की ये वैल्यू यहां रख, y की ये वैल्यू यहां रख दी, तो देखो 10x प्लस 5, y की जगह रख दो 2x इक्वल टू 100, ये हो गया 10x प्लस 10x इक्वल टू 100, 20x इक्वल टू 100, यहाँ 100 है बच्चों, तो x इक्वल टू 100 बाय 20 विच इज इक्वल टू 5, तो x आ गया आपका 5, हाँ ये वैल्यू आ गई 5। अब निकाल लो y इससे निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ लाइन खींच दी, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2 इंटू 5, वैल्यू रख दी, y आ गया 10। तो ये जो x आया ये आया 5, और ये जो y आया ये आया 10। इसका क्या अर्थ हुआ कि जॉली 5 बार झूला झूलेगा और टीटू 10 बार झूला झूलेगा। अब देखो जेब में 100 रुपए हैं, चाहो तो चेक कर लो, इस इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो। जॉली ने 5 बार झूला झूला तो खर्चा कितना हुआ? 50 रुपया। टीटू ने 10 बार गुब्बारे फोड़े, एक बार के 5 रुपए, 10 बार फोड़े तो 50 रुपए, टोटल कितना हो गया भैया? 100 हो गया, टोटल हो गए 100। लाए कितने थे? 100। भाई टीटू भी 5 लाया था, जॉली भी, सॉरी टीटू भी 50 लाया था और जॉली भी 50, ठीक है, 100 रुपए में काम बन गया, किसी से उधार लेना नहीं पड़ा, ठीक है। भाई लड़का होशियार था। क्यों होशियार था? क्योंकि उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता था। देखा कितना मजेदार चैप्टर है। इसी तरीके की पहेलियां आगे भी सुलझाएंगे। तो ये जो दो इक्वेशंस बनती हैं, जैसे यहां बनी, ये पहली और ये दूसरी, तो इनको सुलझाने के भी तरीके हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, ये जर्नल इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। इसको तो हमने ऐसे लिख दिया 10x प्लस 5y, किसको? ये पहली को। -100 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ये 100 यहां आ गया। इसको कैसे लिखेंगे? 2x, y उधर ले जाओ, -y प्लस 0 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो a1 क्या हुआ? 10, b1 क्या हुआ? 5, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट, और c1 क्या है? -100। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर, बहुत बढ़िया। तो अगर आ गई है तो एक बात और बताओ भाई, a2 क्या हुआ? बिल्कुल सही बताया आपने, a2 इज 2। चलो b2 बताओ, -1 सर, वेरी गुड। अब c2 बता दो तो बात है, c2 सर 0 होगा। बिल्कुल सही बताया, धीरे धीरे होशियार हो रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर, ठीक है, ठीक है। इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। बच्चों अब हम बात करेंगे इन इक्वेशन के सॉल्यूशन की, यानी दो इक्वेशंस हैं, पेयर है इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इनको सॉल्व करने का जो मेथड है आपके सिलेबस में, वो है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, तो हम इसी मेथड को पढ़ेंगे। अब जब ये दो इक्वेशंस होती हैं और इनका हम एक्स वाई एक्सेस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये x हो गया और ये y,
तो जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों तो 3 केसेस बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं। ये तो जनरल इक्वेशन है, तो वो 3 केसेस क्या हैं? पहला केस बनता है इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस, इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस। इसका क्या अर्थ हुआ? देखो ये ओरिजिन है, ऐसे समझो कि हमने पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करी, इससे ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, तो वो आई ये, ठीक है, ये इक्वेशन 1 से आई, ठीक। फिर हमने दूसरी इक्वेशन की मदद से जब लाइन ड्रॉ करी वो आई ये इक्वेशन 2 से आई। आ गई समझ में बात? बिल्कुल आ गई सर। नहीं आई तो थोड़ा थोड़ा समझो, एग्जाम्पल से जब समझाएंगे तो बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगी कि मतलब जहन में अंदर आत्मा तक उतर जाएगा आपको ये कंसेप्ट। तो आप ये देखो, ये दोनों लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां x की कोई वैल्यू होगी और y की होगी, यानी x की कुछ और y की कुछ वैल्यू होगी, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, वही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक। ग्राफ प्लॉट करा, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये तो पहला केस है। दूसरा है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। यहां इक्वेशंस ना लिख के लाइंस लिख लो बच्चों। क्या लिख लो? लाइंस। देखो मैं रब कर दूं, लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पैरेलल लाइन का क्या केस हुआ? देखो ये केस बना, इसे रब कर देते हैं। पैरेलल लाइन का केस है इस तरीके का कि साहब ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी, ये एक ऐसी इक्वेशन है जैसे रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियां दो होती है ना, और वो कभी नहीं मिलती, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, इसीलिए ये लाइंस कभी नहीं मिलेंगी। और जब ये मिलेंगी नहीं तो दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन होता है। और एक थर्ड केस बनता है कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी होती हैं ये लाइंस? ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक। कैसे? देखो इस तरीके से, जैसे ये एक लाइन है, लाइन 1, पहली इक्वेशन से ये लाइन बनी इस इक्वेशन से, और दूसरी बनी, मैं एक काम करता हूं ब्लू मार्कर उठा लेता हूं, दूसरी बनेगी आपकी ऐसे, दूसरी ये लाइन है, ये लाइन हो गई, ये सेकंड हो गई। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आ गई ये बात समझ में? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, पॉसिबल सॉल्यूशन बोलते हैं उसे, मतलब एक डेफिनेट सॉल्यूशन हो गया। पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अभी इसे नोट कर लो, पूरी बात समझ में आ गई होगी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना 10% भी समझ में आ गया होगा ना, तो अब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लो बच्चों, पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस लेके चलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक, एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। हमने एक एग्जाम्पल लिया x + 3y = 6, ये पहली इक्वेशन है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया 2x - 3y = 12, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब कैसे करेंगे साहब, इसका भी तरीका सीख लो। देखो पहली इक्वेशन को आप प्लॉट करो, ठीक,
अभी इसे रब कर देते हैं। पहली इक्वेशन को प्लॉट करो। लाइन प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 वैल्यू x की और 2 y की। तो ऐसे बना लो x और y, और y क्या होगा इससे, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो y आएगा निकल के, देखो 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय 3। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हो 6 माइनस एक्स बाय 3। अब बना लो ये खाने, यानी बॉक्सेस बना लिए हमने। तो पहले हमने क्या करा साहब, x की कोई वैल्यू रख दो, 2 पॉइंट्स चाहिए, हमने रखी 0। जब हमने 0 रखी तो ये आई 6 माइनस 0 बाय 3, यानी 6 बाय 3 यानी कि 2। आ गई बात समझ में, 0 रख दिया यहां x को। अब हमें दूसरा पॉइंट चाहिए। अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम x को यहां 6 रख दें तो ये y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 विच इज 0। एक हमें बहुत बढ़िया पॉइंट मिल जाएगा। 6 की जगह कुछ और भी रख सकते हो, 6 रखा तो y आया 0। ठीक, और कुछ भी रख सकते हो आप 6 की जगह, आप 3 रख सकते हो। हाँ, तो ये होगा 6 माइनस 3 बाय 3, तो यहां आ जाएगा 1। 3 और 1 भी हो सकता है, लेकिन 6 0 रख दिया मैंने, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। अगर एक y 0 मिल जाए, नहीं मिले तब भी लाइन प्लॉट हो जाती है। तो अब इस लाइन को प्लॉट करेंगे। इस लाइन को प्लॉट करने से पहले इक्वेशन 2 के भी हम ये पॉइंट्स निकाल देंगे। निकाले इक्वेशन 2 के, बिल्कुल निकालो। चलो भाई इसे रब कर देते हैं। चलो ये रब कर दिया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस पढ़ रहे हैं हम, और इसके जो सॉल्यूशन होता है उसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकलता है और उससे हमारा काम चल जाता है। अब आप देखो दूसरी इक्वेशन, यहां x ये तो हमने लिखा ही, अब इसमें से y निकालो तो ये आएगा -3y इक्वल टू 12 माइनस 2x। सही है, तो y आपका आ जाएगा, बताओ y क्या आएगा। पहले तो ऐसे कर लो, 3y इक्वल टू 2x माइनस 12, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, y हो जाएगा 2x माइनस 12 बाय 3। देखो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो इजी है। तो हमने ये लिख दिया y इक्वल टू 2x माइनस 12 बाय 3। अब x की एक वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो जब x 0 होगा, ध्यान से देखो, x 0 तो y हो जाएगा -12 बाय 3, वो हो जाएगा -4। अब दूसरी वैल्यू क्या लेने को तो आप दूसरी वैल्यू 6 ले सकते हो। जब आप 6 लोगे तो ये होगा 12 माइनस 12 विच इज 0। तो यहां अगर 6 लिखोगे तो ये 0 आ जाएगा। ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ऐसा करते हैं, इस बार कुछ और ले लेते हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाए कि हम कुछ और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू लो x की जिससे ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। हमने लिया साहब, हमने ले लिया, चलो 3 ले लिया। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हो गया 6 माइनस 12 विच इज -6, -6 डिवाइडेड बाय 3 इट इज नाउ -2। ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में आ गई सर। अब इन दोनों को हम एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अब देखो एक काम करता हूं बच्चों, मैं इसे रब कर देता हूं। इसे तो मैंने रब कर दिया। अब हमें एक अच्छा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया ग्राफ बनाएंगे। तो मैं यहां ताली बजाता हूं और एक ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। आ जा भाई। तो बच्चों ग्राफ तो आ गया जादू से, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। मान लो कभी ग्राफ पेपर ना मिले, कभी ग्राफ पेपर ना मिले, तो देखो प्लॉट बनाने का ये तरीका होता है, ये एक्स एक्सिस है, एंड में एरो जरूर लगाओ, जो एरो शो करता है कि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ये वाई एक्सिस है, एरो ऊपर को है, इसका क्या अर्थ हुआ, वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। प्रॉपर डिस्टेंस पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया।
ऐसी y में भी प्रॉपर उतने ही प्रॉपर डिस्टेंस पे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहां लिख देते हैं, ठीक है, 4 प्रॉपर डिस्टेंस पे 1 2 3 4, नीचे भी प्रॉपर डिस्टेंस में -1 -2 -3 -4 -5, नीचे माइनस का चलता है, सेंटर ये ओरिजिन है और इधर -y एक्सिस -1 -2 -3। अब हम ये लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये पहली लाइन के क्या है, पॉइंट्स है, x0 y2, तो x0 y2 हो गया, ये y एक्सेस पे x पॉइंट 0 होता है, तो ये हो गया a, x0 y2। दूसरा हो गया x6 y0, वो कौन सा पॉइंट हुआ, ये, इसे ले लो b, x6, x क्या है 6 और y क्या है 0। आ गई बात समझ में सर। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे, इन ए बी को जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया, ए बी जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे, चलो हम ये लिख लेते हैं, ये पहली है, ये पहली है, दूसरी ये है, इसके पॉइंट्स x0 y-4, ये आया पॉइंट, इसे ले लो c, ये है x0 y-4, और फिर है x3 y-2, x है 3, y है -2, ये। अब आप इसे जोड़ दो, ये है, ध्यान से जोड़ना बच्चों, तो ये कुछ ऐसे 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 जाके यहां इंटरसेक्ट करेगी, ये इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट, इस पे x 0 है, नहीं x इस पे 6 है और y क्या है 0, तो ये वैल्यूज सॉल्यूशन है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। चाहो तो देख लो, इन दो वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। अब पहली इक्वेशन देख लो, इसमें x 6 रखो और y 0 रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, दिख ही रहा है, 6 + 3 × 0 = 6, यस 6 = 6, प्रूव हो गया। दूसरा, अब इसमें x 6 रखो और y 0 रखो, तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन में 2 × 6 माइनस 3 × 0 = 12, यस 12 = 12 = 12। आ गई ये बात समझ में बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, यानी सॉल्यूशन का क्या अर्थ हुआ, x और y की वो वैल्यू जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, और हमने जो केस पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस पढ़ा, जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन वो होता है जहां पर ये दोनों लाइंस या ये दोनों लीनियर इक्वेशन से बनाई गई लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है x 6 y 0। बच्चों इसे नोट डाउन कर लो। बच्चों मैंने कैमरे में देखा कि आपको ये इक्वेशन दिखाई नहीं दी, तो ठीक है, मैंने ना अब इस कैमरे को सही कर लिया जिससे कि आप इसे सही से नोट कर सको। ये आप समझ गए थे ना, यहां इस इक्वेशन में हमने x को 6 और y को 0 रखा, इसलिए आया 2 × 6 - 3 × 0 = 12, इसलिए 12 = 12, ठीक। अब नोट कर लेना सही से, कैमरा ठीक कर दिया मैंने। एक और खास बात है जो आप नोट कर लो, कि आप पहचानोगे कैसे कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये पहचानना भी जरूरी होता है। और इसका तरीका ये होता है कि ये जो जर्नल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2,
तो दोनों लाइन कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसे मैंने बॉक्स में कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में मैं आपको एक समरी टेबल भी बना दूंगा। ठीक है, अब आप ये एग्जाम्पल देखो इस इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में a1 क्या है? a1 है आपका 1, ठीक है, x का कोफिशिएंट। b1 क्या है? 3, b1 इज 3। a2 अगर ध्यान से देखो तो a2 इज 2, x का कोफिशिएंट। और b2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3। अब आप चेक करो a1 अपॉन a2 क्या हुआ? a1 अपॉन a2 इज 1/2, b1 अपॉन b2 इज 3 अपॉन -3 विच इज -1। तो क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2? नहीं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये है पहचानने का तरीका। ठीक है, तो ये बात और नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं। सेकंड केस बनता है पैरेलल लाइंस का। कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस तो आप समझ गए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्यों होता है नो सॉल्यूशन? क्योंकि ये दोनों लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो पैरेलल हम देखो जर्नल फॉर्म लिख देते हैं, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब पैरेलल लाइंस की क्या पहचान है, उनकी क्या कंडीशन है, आओ ये देख लेते हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन देखते हैं। वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये है पैरेलल लाइन की कंडीशन, जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे है x प्लस 2y प्लस -4 इक्वल टू 0। ये है पहली इक्वेशन। और दूसरी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन नहीं, दूसरी इक्वेशन। ठीक, दूसरी लाइन की इक्वेशन। अब आप देखो, पहली में a1 क्या है? a1 है 2 ना, a1 है 1, x का कोफिशिएंट है 1, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट वो 2, c1 क्या है बच्चों बताओ? बिल्कुल सही बताया, -4। दूसरी लाइन की क्वेश्चन देखो, a2 इज 2, b2 4 और c2 -12। अब ये कंडीशन चेक करो, ये फुलफिल हो रही है या नहीं? देखो a1 अपॉन a2 क्या है? 1/2, 1/2। b1 बाय b2 क्या है? 2/4, 2/4। सॉल्व करो तो 1/2। c1 अपॉन c2 क्या है बताओ बच्चों? बिल्कुल सही बताओगे, -4 अपॉन -12। सॉल्व करा तो आपने क्या पाया? 1/3, 1/3। तो देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन b2 1/2 है, a1 बाय a2 1/2 है, बट c1 अपॉन c2 इज 1/3। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है इनके। तो ये लाइन कैसी है? दोनों पैरेलल हैं। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ग्राफ पे अगर पैरेलल लाइन है, क्योंकि आपको पता है देयर इज नो सॉल्यूशन इन
ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, नोट डाउन कर लो। ये कंडीशन है पैरेलल लाइन की। थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस, COINCI एंड लाइंस, यानी वो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। जैसे एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये दूसरी लाइन है। देखो ये पहली और ये दूसरी। अगर इस तरीके की लाइंस हैं देन दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। अब इनकी क्या कंडीशंस होती है? इनकी कंडीशंस होती है, पहले जनरल इक्वेशन लिख दें, हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो कंडीशन ये होगी, देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप लिख देना कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। और इनका सॉल्यूशन कैसा होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं इनके, बहुत सारे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब एक एग्जाम्पल देख लो, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ठीक है, दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर। a1 है 2, b1 क्या है बताओ? 3, होशियार हो गए हो। c1 क्या है? -9, a2 क्या है? 4, b2 क्या है? 6, c2 क्या है? -18, ठीक है। ये तो आप बिल्कुल एकदम समझ गए होंगे। अब कंडीशन चेक करो, a1 अपॉन a2 2/4 1/2 सॉल्व कर लिया। b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -9/-18, ठीक है, -9/-18 दिस इज इक्वल टू 1/, ये 1/2 था बच्चों, जरा करेक्ट कर लेना, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये तीनों इक्वल हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो गई सर। तो ये कैसी लाइन हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो अगर पैरेलल लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो बस कंडीशन चेक करो, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो पहली कंडीशन बताई थी, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ग्राफ बना के प्लॉट करो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। हाँ, अब मैं, जब आप इसे नोट कर लोगे, मैं बोर्ड रब करके एक समरी टेबल बना दूंगा। ये जो हमने 3 केसेस पढ़े हैं, ये एक तरीके के आपके नोट्स हो जाएगा, वो समरी टेबल। वो ध्यान रखोगे, मतलब एग्जाम के टाइम में बस उस टेबल को देख के चले गए तो कंसेप्ट दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। अब आपके सामने सीधे टेबल आएगी, वो मैं बीच का पार्ट एडिट कर दूंगा, हैं, बनाने वाला, ठीक, नोट कर लो। तो बच्चों ये तीनों केसेस को मैंने एक टेबल की फॉर्म में समराइज कर दिया है। पहला है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, केस 1 है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इसमें अगर हम रेशियोज को कंपेयर करें, रेशियोज किस चीज के? एक्स वाई कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के रेशियो, जो अभी पढ़े थे।
तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू नो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। तो इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन कैसा होता है? जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। मतलब वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज देयर, एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक, और उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। कोई मुश्किल नहीं है इस बात को याद रखना। दूसरा केस है पैरेलल लाइंस का, तो उसकी क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन, ठीक। तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, नो सॉल्यूशन, देन नो नीड टू ड्रॉ द लाइंस। बस इस कंडीशन से चेक कर लो। फिर है कोइंसिडेंट लाइंस, और इसमें क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इस कंडीशन के केस में सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफ बना के, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक, ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से क्लियर करेगा। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो जब इस तरीके से आपको चेक करना हो सॉल्यूशंस को, तो इक्वेशन को कंपेयर करो जर्नल इक्वेशन से। तो जर्नल इक्वेशंस क्या होती हैं? a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसलिए दो इक्वेशन होंगी और दो वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन से हैं? x और y। अब आप कंपेयर करो तो आप देखोगे कि a1 क्या है? a1 इज 5, b1 है -8, y का कोफिशिएंट होता है ना b1, और c1 क्या है बच्चों? c1 है 1, c यानी ये कांस्टेंट टर्म होता है। अब आप देखो a2, x का कोफिशिएंट इस वाली इक्वेशन में 3, b2 y का कोफिशिएंट -24/5, c2 कांस्टेंट टर्म 3/5। अब हमें निकालना होगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। हमने निकाला a1 अपॉन a2, क्या निकाला बच्चों? a1 अपॉन a2 5/3, ठीक है, 5/3 वैल्यू रख दी। फिर निकाला b1 अपॉन b2, ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 24 अपॉन -24/5। तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 इंटू 5/24, ठीक, यहां हो गया 3, तो ये आ गया 5/3। तो b1 अपॉन b2 भी आ गया 5/3। अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, ठीक है, हमने निकाला c1 अपॉन c2, इसे सही से लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3/5, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया 5/3। तो ये तीनों रेशोज 5/3 आए हैं, ध्यान से देखो, 5/3 5/3 5/3। तो क्या बनती है कंडीशन? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो कंडीशन बनी है ये कोइंसिडेंट लाइंस की बनी है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब जब लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो कैसा सॉल्यूशन होता है?
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, आ गई ये बात समझ में? मैं बोर्ड के आगे से हट जाऊं, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो। ठीक है, कंडीशन कहती है कि टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जैसे ये एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो उनके कैसे सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इन्होंने पूछा भी यही है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक, आ गई बात समझ में? तो इससे ये निकालो रेशोज और इससे चेक कर लो। ठीक, क्वेश्चन आता है इसका, सिंपल क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आता है। ठीक, नोट डाउन कर लो बच्चों इसे, स्क्रीन पॉज करके। बच्चों ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की ना लेंथ देख के आप घबराना मत। ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस बहुत सिंपल बनेंगी। और जॉली और टीटू पे है ये क्वेश्चन। जॉली वेंट टू अ गारमेंट शॉप टू परचेज सम जीन्स एंड शर्ट्स। ठीक, व्हेन टीटू आस्क्ड हिम हाउ मैनी ऑफ ईच ही हैड बॉट, ही आंसर्ड द नंबर ऑफ शर्ट्स इज 2 less than twice the number of jeans purchased. Also, the number of shirts is 4 less than 4 times the number of jeans purchased. Help T2 to find how many jeans and shirts Jolly bought. तो एक जॉली ने एक पहेली सी क्रिएट कर दी कि भाई जॉली एक कपड़ों की दुकान पे गया और उसे कुछ जीन्स और शर्ट परचेज करनी थी। अब जब वो परचेस करके आया तो टीटू ने पूछा कि भाई तुमने कितनी जीन्स और कितनी शर्ट परचेस करी। अब जॉली ने सोचा टीटू से थोड़े मजे लिए जाएं और उसने एक पहेली की फॉर्म में बता दिया। अब टीटू खोपड़ी खुजाने लगा। तो अब यहाँ पर तो कोई 10th का स्टूडेंट आके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, आप लोग कर दो। अब देखो कैसे, यहाँ आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप देखो ये मान सकते हो कि जॉली ने जो जीन्स परचेज करी, जीन्स, भाई दुकान पे गया तो उसने जीन्स परचेज करी X और शर्ट्स परचेज करी Y। अब हम जॉली की बात को पकड़ते हैं। द नंबर ऑफ शर्ट इज, ठीक, द नंबर ऑफ शर्ट इज, शर्ट मीन्स Y, is 2 less than twice the number of jeans. Twice the number of jeans means 2x. जीन्स क्या है? H, और twice the number of jeans क्या है? 2x. 2 less than twice the number of jeans, यानी इससे 2 कम। ठीक है, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, बहुत बढ़िया, सिर्फ लैंग्वेज पकड़ के। अब भाई ये जॉली ने फिर एक बात और बताई, क्योंकि एक इक्वेशन से काम तो बनेगा नहीं, ये जॉली को भी पता लग गया था पहले केस में जब वो मेला गए थे। तो उसने एक हिंट और दिया भाई टीटू को, द नंबर ऑफ शर्ट इज, नंबर ऑफ शर्ट यानी Y, 4 less than 4 times the number of jeans, 4 times the number of jeans means X, 4x यानी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ जीन्स, 4x। ठीक है, बट 4 लेस देन द 4 टाइम्स, यानी इससे 4 कम, 4 कम। ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी। अब इसे सॉल्व कर दो और आपको लगेगा कि मतलब आप इसको सॉल्व करते ही आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। लेकिन अब आपको यह लग रहा होगा कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो वो टेस्टिंग का तरीका तो आपको पता ही है जो अभी सिखाया था, रेशो वाला तरीका। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये सिर्फ एक
लॉजिक है भाई, जब T2 जीन्स की शॉप में गया तो वो कुछ ना कुछ तो खरीद के लाएगा ही। मान लो 2 जीन्स खरीद लाया, 3 शर्ट खरीद लाया, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अब आप सोचोगे सर वो कुछ खरीद के नहीं लाया, तो मान लो जीन्स 0 हो गई और शर्ट 0 हो गई, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0, वो भी एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ। क्यों? वो भी एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ। कम से कम क्या होगा, वो कुछ खरीद के नहीं लाएगा भाई। वो गया दुकान के अंदर, विंडो शॉपिंग करी, 2-4 चीजें देखी, जीन्स देखी, शर्ट देखी, फिर ऐसे चला आया, तो एक्स भी 0 वाई भी 0, यूनिक सॉल्यूशन। या जो भी उसने खरीदा वो भी यूनिक। इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो दुकान की सारी जीन्स और सारी शर्ट भी खरीद ले तब भी इनफाइनाइट फिगर नहीं छू सकता। और नो सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो मैं इतनी देर बोल रहा हूं ना, ये दिमाग में सब अपने आप चलता है। मतलब एक लॉजिक इंसान पकड़ ले तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम को पढ़ के समझ जाएगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, विद इन अ सेकंड से भी कम समय में जी। तो जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक, तो अभी आप ये नोट डाउन कर लो, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। अब बच्चों इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो आओ टेबल बना लेते हैं। पहली इक्वेशन के लिए यहां x लिखा और यहां y इक्वल टू 2x - 2। ठीक है, पहली इक्वेशन चल रही है। x को लोगे 0 तो y क्या आएगा, 2 × 0 - 2 यानी -2। अब एक पॉइंट और चाहिए ग्राफ पे, तो ऐसा पॉइंट जो हमें एक कंफर्टेबल सॉल्यूशन दे दे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ या ध्यान दो। मान लो x को 2 ले लिया तो ये होगा 4 - 2 विच इज 2 है। एक तो ये भी अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, x 2 तो y भी 2। चलो 2 पॉइंट मिल गए, हमारा काम बन गया। आप और कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, आप मान लो हमें y को 0 बनाना होता, यहां हमें 0 बनाना होता, तो x क्या होता, x हो जाता क्या 1, यानी x अगर हम 1 लेते तो y क्या होता 0। ये भी आप ले सकते थे। ये तो इसका हो गया पहली इक्वेशन का। अब हम लेते हैं दूसरी इक्वेशन, x और यहां y इक्वल टू 4x - 4। चलो हमने x 0 ले लिया तो y आ गया -4, y आ गया -4, x 0 y -4। अब सोचो एक पॉइंट और क्या लिया जाए। चलो यहां पे 1 ले लेते हैं तो y हो गया 0, x 1 y 0। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा, करें फिर? बिल्कुल करो सर, इसी के लिए तो आप भी कुछ करो, आप भी प्लॉट करो, आंसर निकालो बच्चों, क्योंकि अब आप बहुत होशियार हो चुके हो। ठीक है, तो ये है हमारा, देखो ये हो गई x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया 1 2 3 4 5। ये देखो कैसे बन रहा है, ध्यान दो बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5। आपको कैसे बनाना है, ये x एक्सिस की लाइन है और x एक्सिस की लाइन में ऐसे एरो दिखाते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब x की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ये y एक्सिस की लाइन है, एरो दिखाते हैं ऊपर की तरफ, मींस y की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। और ये जो हम पॉइंट्स लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे लेते हैं, ट्राई करो इक्वल डिस्टेंस पे लो, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे लो। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं होता है। क्या नहीं होता, ग्राफ पेपर नहीं होता, और हमें प्लेन पेपर पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाता है। अब ये देखो ऊपर बनाया था 1 2 3, इधर बना दो -1 -2 -3। तो ये तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के इस तरफ -x, ये -1 ये -2।
ऊपर y पॉजिटिव 1 2 3, नीचे y निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ये समझ में आ गया। पॉइंट ले लो इसका 0 -2, 0 -2 तो साहब यहाँ लाई करेगा, यहाँ ये y एक्सेस पे x 0, तो ये पॉइंट हो गया आपका a, ले लो इसे 0 -2। फिर ये आपका 2, ये 2 और ये 2, इसे ले लो b 2, 2, ये है पॉइंट 2, 2 और ये 0, -2, इसे जोड़ दो। ठीक है, लो हमने इसे जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, बहुत इत्मीनान से जोड़ना। ये जोड़ दिया हमने। अब आप दूसरा देखो, दूसरी लाइन x 0 y -4, 0 -4 तो साहब यहां लाई कर रहा है। 1 और 0, यहां पर 1 0, यहां y 0 है, ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे, ये है पॉइंट। तो ए बी, ये b था, इसे c ले लो 0, -4 और इस पॉइंट को d ले लो। ठीक है, ये होगा 1, 0। अब इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दिया और इस लाइन को ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, तो आपकी दो इक्वेशन आ गई। इसे थोड़ा मैंने पीछे कर दिया, इसे भी पीछे खींच दिया। स्केल से बच्चों सही खींचना। तो ये लाइन 1 है, ये 2 है। अगर इस पे दिखाना चाहोगे तो ये 1 हो जाएगी और ये 2। अब ये यहां इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट क्या है 1, 0 और यही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो x है 1 और y है 0। ठीक है, यही सॉल्यूशन है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, हमने जीन्स मानी थी x, वो है 1, शर्ट मानी थी y और वो है 0। इसका यह अर्थ हुआ कि जॉली एक जीन्स खरीद के लाया और शर्ट एक भी नहीं खरीदी उसने, सिर्फ जीन्स उठा के ले आया। शर्ट उसे पसंद नहीं आई होगी, क्यों? तो बच्चों ऐसे होती है प्रॉब्लम सॉल्व। बस T2 की समस्या भी सुलझ गई। उसने बता दिया भाई जॉली एक जीन्स लाए हो भाई तुम, शर्ट एक भी नहीं लाए। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इस तरीके की पजल्स, पहेलियां आप इस कंसेप्ट से सुलझा सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर सफिशिएंट हो गया। अब अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने जीनियस, उतने इंटेलिजेंट हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।